हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर। आज हम हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर के लिए क्रैक कोर्स कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो जिसको भी ये वीडियो पसंद आ रही है वो शेयर लाइक करते रहेंगे, और जिसने भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के जो चैप्टर है उसका नाम है बुओयंसी एंड फ्लोटेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन का। ठीक है, जैसे ही हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, इस पर जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, 100 बने 200 बने, इंपॉर्टेंट जो भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसको मैं यहाँ आपके सामने ला दूंगा, एक निचोड़ ला दूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होगा, क्योंकि बुओयंसी और फ्लोटेशन वाले चैप्टर में अगर हम पढ़ते हैं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल या आर्किमिडीज का सिद्धांत जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि इस पर ही पूरा चैप्टर बेस्ड होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या होता है। ठीक है, यहाँ भी मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, और जो क्वेश्चन बनता है इस पर वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड पर, आपके स्क्रीन पर। तो व्हेन अ बॉडी इज सबमर्ज्ड आइदर फुली और पार्शियली, देन इट इज एक्ट अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ बुओयंसी। हिंदी में समझिए, जब कोई भी बॉडी, कोई भी पिंड किसी भी लिक्विड में किसी भी लिक्विड में अगर गिरता है तो क्या होता है, वो या तो तैरता है, और या तो उसके अंदर फुली डूब जाता है, या पार्शली डूबा रहता है। तो उस दौरान एक फोर्स कार्य करता है उस पिंड पर, जो कि वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में लगता है। इस फोर्स को हम बोलते हैं बोयेंसी फोर्स। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बोयेंसी फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बोयेंसी फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और वो कैसे लगता है, वर्टिकली अप, मतलब ऊपर की दिशा में लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी यहाँ पे गिरी हुई है। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू, अगला लाइन क्या है, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब आखिर प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि इस नियम के अनुसार कोई भी बॉडी अगर किसी भी लिक्विड में फुली डूबती है, या उसमें तैरती है, सबमर्ज्ड होती है, या पार्शली डूबी होती है, तो एक वर्टिकल फोर्स एक्ट करता है उसके ऊपर, जिसको हम बुओयंसी फोर्स कहते हैं। और वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो परिमाण होता है, वो उस उस पिंड द्वारा हटाए गए लिक्विड के, माफ कीजिएगा, कुछ एक्सटर्नल डिस्टरबेंस हो गया था। तो कहाँ क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे कि जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लुएंसी फोर्स बोलेंगे। और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा जिस पिंड द्वारा, जो पिंड उसमें डूब रहा था या उस पर तैर रहा था, उसके द्वारा जितना जो लिक्विड हटाया गया है उस लिक्विड के भार के बराबर होगा। ये किसने बताया था, ये बताया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया था। इसको मैंने एक लाइन में और लिख दिया है यहाँ पे, जिसको मैंने स्टार मार्क किया है, और यही पेपर में आपको पूछा जाता है, यही पेपर में ऑप्शन में रहता है। ठीक है, ये इक्वल, यहाँ पे इक्वल टू की जगह पे लिखा रहता है इक्वल टू। तो क्या होता है, फोर्स ऑफ जो बुओयंसी होता है वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, मतलब जितना उस पिंड द्वारा लिक्विड को हटाया गया है उस वस्तु को डूबने के लिए या वहाँ पे बने रहने के लिए, उस लिक्विड के भार के बराबर वो वर्टिकल फोर्स होता है, जिसे हम बुओयंसी फोर्स कहते हैं। ये किसने बताया था, ये बताया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने। तो जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है वैसे आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में भी। अब कुछ नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ ये नोट भी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है नोट का, दिस फोर्सेज ऑफ बुओयंसी ऑलवेज एक्ट थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ये फोर्स जो सेंटर ऑफ बुओयंसी होता है, बुओयंसी फोर्स होता है, माफ कीजिएगा, जो बुओयंसी फोर्स होता है हमेशा लिक्विड के सेंट्रॉइड पर ही एक्ट करेगा। जो लिक्विड वहां से डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके सेंट्रॉइड पे एक्ट करेगा। ठीक है, कहाँ एक्ट करेगा, सेंट्रॉइड पे एक्ट करेगा। नंबर दो क्या है, पॉइंट सेंटर ऑफ बोयेंसी इज दैट पॉइंट थ्रू विच द बोयेंसी फोर्स एक्ट। देखिए, सेंटर ऑफ बोयेंसी क्या होता है, वह पॉइंट होता है जहां पर, जिस बिंदु पर बोयेंसी फोर्स अर्थात उत्प्लावन बल लग रहा होता है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम सेंटर ऑफ बोयेंसी बोलते हैं। इसको हम अभी नीचे डायग्राम में भी देखेंगे। ठीक है, अब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, समझ में आ चुका है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या कहा था।
उन्होंने ये कहा था कि जब कोई भी पिंड या वस्तु किसी द्रव्य में डूबती है या कंप्लीट डूब जाती है या पार्सली डूबी रहती है, तो उस दौरान उस पिंड पर एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है, जिसको बुओयंसी फोर्स या उत्प्लावन बल कहते हैं। और वो उत्प्लावन बल का जो परिमाण होता है वो वस्तु द्वारा हटाए गए लिक्विड के भार के बराबर होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखना, इसको मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख भी दिया है। अब हम चलते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं जब वस्तु किसी द्रव में घुसती है, तो कुछ एक कंडीशन है, उस कंडीशन को हम पढ़ेंगे। तो क्या है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है भाई, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा तभी तो बॉडी फ्लोटिंग करेगी, तैरेगी या फिर डूबेगी। जो भी है कंडीशन, तैरने की कंडीशन कब आएगी, ठीक है, कोई ना कोई एक कंडीशन होगी उसकी। कुछ इक्विलिब्रियम है, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको वो डायरेक्ट चीजें लिख के दी हुई है। तो पहला क्या है कंडीशन, कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है। पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन और चौथा है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इसमें भी 2 केसेस है। पहला केस क्या है, केस वन ये है, देखिए केस वन ये है, इसमें केस वन करके लिखेंगे आप। ये फॉर फ्लोटिंग बॉडी, अगर बॉडी तैर रही है तब ये तीनों इक्विलिब्रियम कैसे कब कब होंगे, ठीक है, जब बॉडी तैर रही है, फ्लोट कर रही है, तैर रही है। तो देखिए तैर रही है तो मेटा सेंटर शुड बी अबव, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे कि आपको दिखेगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, नहीं हो रहा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ अभी। देखिए पहला क्या है, फ्लोटिंग बॉडी के लिए जो स्टेबल कंडीशन होगी, स्टेबल वाली कंडीशन जो होगी फ्लोटिंग के लिए, क्या होगा, मेटा सेंटर शुड बी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। शुड बी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जो मेटा सेंटर होगा, एम होगा, वो ग्रेटर होगा जी से। वो किससे ज्यादा होगा, जी से अगर ग्रेटर होगा मतलब ऊपर होगा, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, स्टेबल कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी। किसके लिए, फ्लोटिंग बॉडी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम मैंने बना रखा है, स्टेबल के लिए है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। ये 3 बिंदु मैंने लिखे हुए हैं इसमें, एक एम है, एक जी है, एक बी है। बी स्टैंड फॉर बोयंसी पॉइंट है, सेंटर ऑफ बोयंसी है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, और ये मेटासेंट्रिक पॉइंट है, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे देखिए अगर स्टेबल कंडीशन होगा तो जो जी से ऊपर होगा एम, जी से ऊपर होगा एम मतलब अबव होगा, अबव या कह सकते हैं ग्रेटर होगा। तो यहाँ से हम बात करेंगे एम जो होगा वो ग्रेटर होगा जी से, किस कंडीशन में, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। अनस्टेबल के लिए अगर हम बात करेंगे तो अनस्टेबल के लिए क्या होगा, एम बिलो होगा, नीचे होगा, मेटा सेंटर शुड बी बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब नीचे होगा, मतलब एम क्या होगा अनस्टेबल के लिए, लेस देन जी होगा, एन क्या होगा, लेस देन जी होगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए मेटा सेंटर शुड बी कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब इक्वल होंगे दोनों, कोइंसाइड करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है, एम बराबर हो जाएगा जी। तो ये क्या होगा, मेटा सेंटर कहाँ आ जाएगा, इस जी पे आ जाएगा, तब ये क्या कहलाएगा, हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगा। अब एक चीज याद रखना है, किसके लिए था ये, तैरती हुई बॉडी होगी तब, ठीक है। अब जब कोई बॉडी पूरी डूब चुकी है, सबमर्ज्ड हो चुकी है, मतलब पानी के अंदर डूब गया है, तब हमारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या क्या होंगी। तब उस समय मेटा सेंटर प्ले नहीं करता है रोल, तब उस समय बोयंसी पॉइंट प्ले करता है। कैसे, देखिए देखिए ये हमारा एक इनिशियल लाइन है। अब यहाँ से क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके नीचे लिक्विड होगा, इससे ऊपर मान लीजिए बॉडी ऊपर रह गई होगी, ठीक है। तो अब इन दोनों का खेल होगा, ठीक है, कब, जब बॉडी पूरी डूब चुकी होगी, ठीक है, डूबेगी कब, जब इस लाइन से नीचे आ जाएगी बॉडी, मतलब ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो ये वाला जब नीचे आ गया तो इसका तो रोल खत्म हो गया। जब इसका रोल खत्म हो गया तो अब कौन कौन रोल करेगा, ये जी और बी करेंगे, और बी क्या होता है, बोयंसी पॉइंट होता है। तो अब सारी चीजें सेम रहेंगी, बस मेटा सेंटर की जगह बोयंसी आ जाएगा। मतलब फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम बोयंसी शुड बी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जो बी होगा वो ग्रेटर होगा जी से। देखिए ये बी है, दिल नहीं बना रखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, बी, यहाँ पे हम हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन पढ़ रहे हैं, तो दिल की तो बात ही नहीं आती यहाँ पे। यहाँ क्या आएगा, बी की बात आएगी, जो कि बोएंसी फोर्स, बोएंसी का पॉइंट है, सेंटर ऑफ बोएंसी है, क्या किससे ज्यादा होगा, जी से, किस कंडीशन के लिए, स्टेबल कंडीशन के लिए, ठीक है। अब आता है अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल की जगह अब क्या हुआ, वहां क्या था, मेटा सेंटर बिलो था
सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो यहाँ क्या होगा, बी इज लेस देन जी हो जाएगा। और न्यूट्रल कंडीशन के लिए दोनों चीजें सेम है, मतलब बी क्या हो जाएगा, बराबर होगा जी के। ठीक है, तो सेंटर ऑफ बुओयेंसी क्या होगा, इक्वल होगा या कोइंसाइड करेगा, ओवरलैप करेगा किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो गई। अब आपको याद रखना है कि आपको या आपको याद रखना है कि इस फ्लोटिंग कंडीशन में मेटासेंट्रिक हाइट लेना है। अब इस डायग्राम को अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, लाइन से ऊपर है मतलब बॉडी अभी पानी से ऊपर है तो तैर रही होगी, अब लाइन से नीचे चला जाएगा तो डूब जाएगा। अब मैंने लाइन लाइन डूब जाएगा, डूबेगा तो ये मेटासेंट्रिक हाइट का कोई रोल नहीं रहेगा, किसका रहेगा, बुओयेंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का रहेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आप कुछ नोट फिर से पॉइंट है कि ये मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है, मेटासेंट्रिक रेडियस क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम आपको याद करना होगा, ये वाला, इससे ही आप सारी डेफिनेशन लिख लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, वहाँ डायग्राम क्लियर दिखेगा। ठीक है। चलिए, अब ये देखिए डायग्राम, इस डायग्राम को आपको माइंड में रखना है और सारी चीजें बनी। जब वो मेटासेंट्रिक हाइट पूछेगा तो भी बन जाएगा, क्योंकि जी से ही हम हमारा देखिए, हमारा इनिशियल पॉइंट क्या होगा, जी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, क्या होगा, जी, यहीं से हम हाइट नापेंगे सबकी। ठीक है, तो अब ये देखिए पहला आता है हमारा, क्या है, पहला है हमारा मेटासेंट्रिक हाइट। चलिए पहला ये है, डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ बोयेंसी इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक रेडियस। मेटासेंट्रिक रेडियस क्या कहलाता है, कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, देखिए मेटासेंट्रिक जो रेडियस है वो है, ये देखिए, ये यहाँ से लेके, एक मिनट में बना देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ से लेकर मतलब ये सेंटर ऑफ पॉइंट से लेके यहाँ तक के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक रेडियस बोलते हैं। मतलब डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर टू द सेंटर ऑफ बोयेंसी इज नोन एज मेटासेंट्रिक रेडियस। मेटासेंट्रिक रेडियस यही होगा, कहाँ कहाँ से, एम से लेके बी तक की दूरी क्या कहलाएगी, मेटासेंट्रिक रेडियस कहलाएगा। वही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, आपको याद कर लेना डायग्राम से, अगर डायग्राम याद है। और मैं अगर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे फॉर्मूले की, तो वो होता है आई अपॉन बी। आई क्या है यहाँ पे, आई है मोमेंट ऑफ इनर्सिया और वी है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, जब बॉडी इमर्ज्ड कर रही है, ठीक है, बॉडी डूब रही है उसके अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेटासेंट्रिक रेडियस के लिए अगर फॉर्मूला पूछेगा तो आई अपॉन वी इमर्ज्ड। आई मिनिमम मतलब मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्सिया, और वी मतलब वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड। ठीक है, जब बॉडी उसमें इमर्ज हो रही है तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है, वो वॉल्यूम, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मेटासेंट्रिक रेडियस कहलाएगा। अब आता है मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट क्या, मैंने बताया था आपको जी से बात करना। चलिए मैं एक डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ, ये डायग्राम वैसे ही बना है कुछ अच्छा अच्छा, ऐसे ही मान लीजिए। ठीक है, ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तीन पॉइंट वहाँ बना है। यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे एम है, यहाँ पे जी है, और यहाँ पे बी है, यही तो बात है। और यहाँ ये फ्री सरफेस है। तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या होगा, मैंने कहा था यहाँ से बात करेंगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो क्या होगा, मेटासेंट्रिक हाइट क्या होगा, एम मेटा सेंटर तथा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी क्या कहलाते हैं, हमारा मेटासेंट्रिक हाइट कहलाता है। यही लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द मेटा सेंटर इज नोन एज मेटासेंट्रिक हाइट। और फॉर्मूले की बात करेंगे तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है हमारा, मेटासेंट्रिक रेडियस माइनस बोएंसी, सेंटर ऑफ बोएंसी, इसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ बोएंसी। देखिए बी और जी तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ बोएंसी, तो बी जी। तो यहाँ से हम मेटासेंट्रिक हाइट के लिए फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जी एम क्या है, जी एम क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, तो यहाँ से बात करेंगे। अब हम लास्ट, अगर मैंने एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ है इसमें, अगर वो सेंटर ऑफ बुएंसी पूछता है तो भी आप बता सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द बुएंसी। मतलब इस मेटा सेंटर के जगह पे आप अगर बुएंसी लिख देते हैं तो वो बन जाएगा सेंटर ऑफ बुएंसी, या फिर हाइट ऑफ बुएंसी भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, एक पॉइंट और है यहाँ पे नोट में, कि मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ रोलिंग कंडीशन विल बी लेस देन द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ पिचिंग कंडीशन। मतलब जो मेटासेंट्रिक हाइट रोलिंग कंडीशन में होगी, अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, ठीक है, वो क्या, और कोई बॉडी पिच कर रही है, पिच मतलब ऊपर नीचे ऐसे ऑक्सीलेट, जैसे नाव चलती है ना, कभी ऊपर नीचे हो रही है, तो उसको क्या क्या बोलते हैं हम, पिचिंग बोलते हैं, या फिर ऐसे थोड़ा सा झुकती रहती है, ऐसे ऐसे झुकती रहती है। ठीक है,
ऐसा ऐसा झुकती रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं, पिचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो और रोलिंग तो आपको पता ही है, ठीक है। रोल कर, तो रोल कंडीशन में जो मेटासेंट्रिक हाइट होती है वो कम होती है पिचिंग पिचिंग कंडीशन में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एक ये जो है मास्टर फॉर्मूला है इस चैप्टर का, ये कई बार पूछा गया है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगा जब कोई भी बॉडी उसमें ऑक्सीलेट कर रही है, ठीक है, सबमर्ज्ड बॉडी है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट के जी स्क्वायर अपॉन जी इंटू जी एम, ठीक है। अब यहाँ पर के जी क्या है, के जी है लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, तो क्या है लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, इसको मैं आपको आगे वाली जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे हम वहाँ भी पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आप के को देख लीजिए कि क्या होता है, के लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन है यहाँ पे, ठीक है। जी हमारा वो पता ही है आपको, जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जी एम अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे मेटासेंट्रिक हाइट है। मेटासेंट्रिक जगह जी एम अभी हमने पढ़ा है मेटासेंट्रिक हाइट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अंडर 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर अपॉन जी इंटू जी एम। ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, जब कोई भी सबमर्ज बॉडी ऑक्सीलेट करती है तो उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद करेंगे। ये आज शॉर्ट नोट जो थे इस चैप्टर के वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, ठीक है। तो इसको अपने को नोटबुक में नोट कर लेंगे, बहुत हेल्पफुल है ये आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, और जब हम एमसीक्यू करेंगे और आप इन लेक्चर को सब पूरा कंप्लीट तैयार करके रखेंगे तो आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आप बनाते नजर आएंगे। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग मुझसे जुड़ सकें और उससे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।